वेलकम है आप सभी एमएस स्टडी के सब्सक्राइबरों का मेरे चैनल में, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आज हम क्लास 10th के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और वैसे आप लोग नए नए 10th क्लास में आए होंगे, मज़ा तो आ रहा होगा आपको? नहीं। कोई नहीं, मुझे भी मज़ा नहीं आया था क्लास 10th में पहली बार आकर। तो आइए आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है ये केमिस्ट्री का क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, क्या होते हैं उनके बारे में हम पहले जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और एंड इट कैन नॉट रिवर्स्ड बाय ए फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको जो अगर सोचे कि जो ये न्यू सब्सटेंस हमारा जो बना है उसको फिजिकल मेथड से फिर से जो वन और टू सब्सटेंस जो मिलकर न्यू सब्सटेंस बने हैं, तो न्यू सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से तोड़ के फिर से वो जो पुराने वाले सब्सटेंस को नहीं ला सकते हैं। फिजिकल मेथड्स वो होते हैं जैसे कि एक क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वैसे कुछ फिजिकल मेथड के नाम यहाँ पे मैंने आपको नोट किए हैं। मैग्नेटिज्म हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। ये सब आप जो है फिजिकल मेथड्स के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े हैं ये सब। फिर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, मतलब क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन स्टेट सबसे पहला है हमारा जो है वो चेंज इन स्टेट। जो केमिकल रिएक्शन जैसे जो मान लो जो पहले सब्सटेंस हैं उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस बने हैं केमिकल रिएक्शन में, उसके स्टेट चेंज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पहले वाला ही स्टेट में रहे। जैसे अगर कोई सॉलिड है तो दो मतलब उनका उसका रिएक्शन के बाद वो गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है। फिर आता है चेंज इन कलर। मान लो कि जो रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस है वो अगर येलो कलर या कोई भी कलर का है तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है। वैसे ही टेम्परेचर में भी उसके चेंज आ सकते हैं। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें गैस भी रिलीज हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ या फिर कोई भी गैस भी इस रिएक्शन में रिलीज हो सकता है। फिर केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पचना। ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। भोजन के पचने में जो प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। रिस्पिरेशन मतलब सांस लेना, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और फिर उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन है। ये भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब लोहे पे जंग लगना। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दही का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन जो कि हम अपने आसपास रोज़ डेली लाइफ में हम इसे देखते हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। हु टेक्स पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो होता है जो कि टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस हमें मिला है केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद, जो न्यू सब्सटेंस मिला है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लें अगर, तो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ जानते हैं आप कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो बर्न इन एयर गिव्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या होता है, रिलीज़ करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जांपल मैंने आपके एक्टिविटी 1.1 से लिया है। जैसे कि अब इसमें रिएक्टेंट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है, ये जानना ज़रूरी है।
तो रिएक्टेंट जो है वो हमारे मान लीजिए मैग्नीशियम रिवन एक रिएक्टेंट है, फिर एक ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, यानी ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या रिलीज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, मतलब इसमें जो है मैग्नीशियम रिवन जब बॉन्ड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिल रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स, सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों के सिंबल्स के यूज़ करते हैं, विथ मेंशन ऑफ आर फिजिकल स्टेट। मतलब केमिकल रिएक्शन वो मतलब मतलब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। बाय केमिकल इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। उस इन्वॉल्व्स यूज बाय अ सिंबल, उसके जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स और जो भी हैं उनके जो सिंबल्स हैं उनको यूज करके, और द ऑफ सब्सटेंस, दोनों बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के, और फिर उसके बाद उसके साथ उसको हम मेंशन करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जैसे कि हम सॉलिड के लिए एस का रिप्रेजेंट करते हैं, फिर लिक्विड के लिए एल, फिर गैस के लिए जी, और फिर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए ए क्यू। अब एक्वस क्या होता है? इट इज़ द सॉल्यूशंस विच सॉल्वेंट इन वाटर, जो सॉल्वेंट इन वाटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे कि अब ये हमारा एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन एयर, मतलब ऑक्सीजन, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसकी हम सिंबल्स क्या देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम का है तो Mg, फिर बॉन्ड इन एयर, यानी एयर में जब बॉन्ड होता है यानी ऑक्सीजन के यूज होता है, यानी O2। ठीक, अब दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी तो यानी ये जो हमारा हेड है, हेड के साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं एरो के, और टेल के साइड में हम रिएक्टेंट को लिखे रहते हैं। यानी ये हमारा जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और ये इसमें क्या है जो हमें मिला है वो है प्रोडक्ट। अब ये तो हमने लिख दिया, फिर इसके लेकिन इसमें हमने फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं किया है, यानी कि हम फिजिकल स्टेट जैसे कि ये Mg क्या है हमारा, सॉलिड है, ठीक, प्लस O2, O2 क्या है हमारा, गैस है, ठीक, और फिर ये जो तुम्हारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो ये हमने स्टेट भी इसका मेंशन कर दिया। अब ये हम देख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जो मतलब जो हमारा प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बैलेंस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम का इधर एक है, इस साइड में भी एक है, इधर ऑक्सीजन दो हैं बट इधर क्या है, ऑक्सीजन आपका एक ही है। तो हम इसी के बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और क्यों नेसेसरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से मास वो बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। So the number of elements involved in a chemical reaction should remain same at the reactant and product side। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर्स में 9th क्लास में पढ़ा था। उसमें क्या था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब ना मास को हम क्रिएट करते हैं और ना हम एक्स्ट्रा उसमें मास दे सकते हैं, ना ही हम प्रोडक्ट साइड में से मास निकालते हैं। मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है मास, जो रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी उस एलिमेंट का मास होगा। तो इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड के भी पेपर में, यहाँ तक कि
दो नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं बैलेंसिंग से। हाउ टू बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसको स्टेप वाइज में हम समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले तो हम क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में, राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स। जैसे हम मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस करने के लिए हम ले लेते हैं Fe प्लस H2O गिव अस फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 प्लस H2। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन है। पहले हम अपने इक्वेशन को लिखेंगे और ऐसे सब पे बॉक्स बना दें, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉक्स बनाएं, लेकिन ये मतलब ऐसे ही मैंने हेल्पफुल के लिए बता दिया आपका। तो अब जैसे अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब स्टेप, ये तो फर्स्ट था, स्टेप सेकंड क्या करेंगे हम लोग, स्टेप सेकंड में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट्स और बोथ साइड केमिकल एंड केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे पहले, इस सीरियल नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम, और फिर नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड का, ठीक है। तो पहला सीरियल नंबर, पहला हम एलिमेंट्स ले लेते हैं Fe। रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है, काउंट करके बताएं, 1 है। और कहीं रिएक्टेंट साइड में ये है आपका रिएक्टेंट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड और ये है आपका प्रोडक्ट साइड। तो इसमें Fe और कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो यानी रिएक्टेंट साइड में हमारा आयरन कितना है, 1 है। अब प्रोडक्ट साइड में काउंट करेंगे कितना है, 3, कितना है, 3 है ना, Fe 3 है। फिर उसके बाद दूसरा हम एलिमेंट लेंगे, कौन सा, H को ले लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितने H हैं, 2 हैं, और कहीं नहीं है, 2। फिर हमारा प्रोडक्ट साइड में कितना है, उस तरफ भी 2 ही है, ठीक। फिर उसके बाद हम तीसरा ले लेते हैं ऑक्सीजन को। इधर साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ठीक। अब हम इसे बैलेंस करेंगे कि मतलब जितना मान लीजिए कि Fe जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, और जितना हाइड्रोजन तो मान लीजिए सेम है, जितना ऑक्सीजन जो आपका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट साइड में जितना है उतना ही रिएक्टेंट साइड में भी होना चाहिए। तो मतलब अब इसे बैलेंस करने के लिए आप दिमाग लगाइए क्या करना चाहिए हमें, लगाइए दिमाग, क्या करना चाहिए। अब जैसे हम फिर से इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं, Fe, ठीक, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, फिर H2O, ठीक, प्रोडक्ट क्या है, Fe3O4, ठीक, प्लस H2, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, प्लस क्या है आपका H2, ठीक है। अब देख लीजिए रिएक्टेंट साइड में 3 था, यानी Fe के साथ हम 3 इंटू कर दें तो दोनों साइड में जो हमारा Fe है वो 3 हो जाएगा, ठीक। H2 सेम है, अब O जो है इधर 1 है उधर 4 है, यानी हम अगर H2O में 4 का इंटू कर दें
तो हो जाएगा बराबर, 4 उधर 4 इधर हो जाएंगे। लेकिन साथ ही में हाइड्रोजन जो हमारा सेम था उसमें भी रिएक्टेंट साइड में क्या हो गया, 4 × हो गया, यानी हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, अब इधर साइड में तो 2 ही हैं, यानी इधर भी जो है वो हाइड्रोजन में हमें 4 × करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब देख लो, इधर हमने 3 कर दिया था तो ये हो गया 3। ठीक, फिर उसके बाद O को बराबर करने के लिए हमने क्या किया था, रिएक्टेंट साइड में 4 का इंटू कर दिया था, यानी ये ऑक्सीजन तुम्हारा इधर रिएक्टेंट साइड में 4 हो गया था, उधर भी 4 हो गया था। साथ ही में इसके H2O था तो हाइड्रोजन भी साथ में था तो इसमें भी 4 × हो गया, यानी 8 हो गया। इधर फिर 8 हो गया, इधर 2, तो फिर हाइड्रोजन को इंटू करने के लिए इधर भी हमने क्या कर दिया, 2 का इंटू कर दिया, यानी 4 का इंटू कर दिया, यानी हमारा हो गया 8। यानी अब देखो बराबर हो गया 3 3 8 8, 4 होगा ना, हाँ 4 4 बराबर हो गया। अब फिर हम अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 3 जो होगा हमारा वो क्या होगा, हम इक्वेशन को लिखेंगे, जो अभी हमने जो इक्वेशन किया वो उसको लिख देंगे, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। ठीक, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम यानी इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों साइड में रिएक्टेंट साइड और जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है वो ये प्रोडक्ट साइड हो गया, ये रिएक्टेंट साइड। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारा जो है दोनों तरफ, नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड में हमारा एलिमेंट सारे जो हो गए वो इक्वल हो गए। अब फिर हम करेंगे स्टेप 4। क्या करेंगे हम इस स्टेप 4 में क्या करेंगे, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने केमिकल इक्वेशन में डिस्कस किया था, उसके जो हैं वो फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो जैसे अब हमारा जो हो गया ये 3Fe क्या है, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, + 4H2O ये क्या होता है, लिक्विड होता है। फिर रिएक्टेंट साइड में आएंगे, प्रोडक्ट साइड में आएंगे, प्रोडक्ट साइड में क्या था, Fe3O4 ये भी क्या है, सॉलिड है, + 4H2 ये क्या है, H2 क्या होता है, गैस है। ये हुआ हमारा पूरा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आपको उम्मीद है कि आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया है ना। अगर आपको अब हम अगले एपिसोड में इसी चैप्टर का अगला एपिसोड बनाएंगे, उसमें हम अब अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाएँ मेरे वीडियो से, और उनके लिए भी कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ। सो प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द गुड लक।